अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, बात करेंगे आज बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर, लेकिन पहले कुछ बात कर लें फ़लस्तीन की, इजराइल के बढ़ते हुए मज़ालिम और दुनिया भर की बेहिसी। मेरा ख्याल है ये मामला इतना आगे बढ़ता जा रहा है और तूल इख्तियार कर गया, और जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्यूनिटी ने रिस्पॉन्ड किया उसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशानात हैं। और जहाँ पर इंटरनेशनल कम्यूनिटी कुछ फ़लस्तीन के हक़ में बात करने की कोशिश करती है, कोई भी आवाज़ आती है, तो जिस तरीके का आगे से उनको रिस्पॉन्स मिलता है इसराइल की तरफ से, और जिस तरीके की जारहाना बयानात का सामना करना पड़ता है, मेरा ख्याल है उसकी मिसाल भी नहीं मिलती है। जैसे कि आप जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी स्टेटमेंट के ऊपर इसराइल ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, उनका कहना यह था कि इट्स अबाउट टाइम, वक्त आ गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा को अब एक सबक सिखाया जाए। तो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कुछ आज इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे कि बढ़ते हुए मज़ालिम, आज के दिन के हवाले से यह कहा जा रहा है कि शाम तक अगर गजा पट्टी में ईंधन की फराहमी को यकीनी ना बनाया गया तो वहाँ पर कोई भी अस्पताल ऑपरेशनल नहीं रह सकेगा। बहुत से बच्चे वहाँ पर इस वक्त इंक्यूबेटर्स में हैं, बहुत से बड़े वहाँ पर इस वक्त वेंटिलेटर्स पे हैं। अगर वो फैसिलिटीज शट डाउन होंगी तो उसके क्या नतीजे होंगे, कितना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, कुछ इस पर बात करेंगे। लेकिन जो प्रोग्राम का पहला हिस्सा है उसमें कुछ बात करेंगे मुल्क की अंदरूनी सियासी सूरत हाल के हवाले से। नैयर बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उनका कहना यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का हमारा मुतालबा अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है। अगर नहीं मिलती लेवल प्लेइंग फील्ड तो फिर इस मुल्क में जो इंतखाबात है उनके ऊपर सवालिया निशान ही रहेगा। ऑन दी अदर हैंड, राना सनाउल्लाह साहब तनकीद करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर यह कहते हैं कि इतना बड़ा जलसा देखकर जब और कुछ नहीं समझ में आया तो सारा मामला एस्टैब्लिशमेंट पर डाल दिया। नवाज शरीफ इस मुल्क के लीडर हैं, नवाज शरीफ को इस्तकबाल करने के लिए उनका माजी में भी लोग आते रहे हैं, इस दफा भी ऑर्गेनिकली लोग आए हैं। इस सारे तकरार के अंदर और इस सारे तनाव के अंदर हम ये देख रहे हैं कि मफाहिमत की बातें भी हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ सभी सियासी रहनुमाओं से मिलना चाहते हैं, वो मीसाके मईशत करना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से बात करें, वो कुछ मुफाहिमत से दूर भागते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि दुरानी साहब, मोहम्मद अली दुरानी साहब, जो कि पता नहीं किसके कहने पर इस मुल्क में मुफाहिमत का जो मिशन है उसको लेकर निकले हुए हैं। सुना है कि उन्होंने मियां मौलाना साहब को कुछ हद तक कायल कर लिया है मुफाहिमत के मामले के ऊपर। तो ये सारे मामला कहाँ जा रहे हैं, कुछ इस पर बात करेंगे। ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम बात करेंगे, नवाज शरीफ साहब ने कल फिर अदालत में पेश होना है। अदालती मामलात और कानूनी मामलात में जिस तरीके से मियां साहब को डील किया जा रहा है, क्या जो इस वक्त एक इंप्रेशन बन के उभर रहा है कि वो सिस्टम के नए लाडले हैं, कुछ इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शर्मिला आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सीनियर सियासतदान है, फॉर्मर गवर्नर है पंजाब के, रफीक रजवाना साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं रजवाना साहब आप ही से सर गुफ्तगू का आगाज कर लूं। इस वक्त जो सारी सूरत हाल है, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे सर इस क्रिटिसिज्म को कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त सिस्टम के नए लाडले हैं? जो शिकायत आप लोगों को माजी में रही कि सिस्टम ने कोई एक लाडला रखा हुआ है, आज आप लोगों ने उस लाडले को रिप्लेस कर दिया। सबसे पहले तो जी दिल खून के आंसू होता है जो गजा में मुसलमानों के साथ हो रहा है जी, और उस पर सिवाय बयानबाजी के, मजम्मत के, बाकी काविशें कितनी नजर आ रही है वो सारी दुनिया को समझ आ रही है। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला मुस्लिम उम्मत को तौफीक दे कि इस तरह तो कोई ऐसा फैसला करे कि ये बात मुज़ाकरात से किसी आखिरी स्टेज पर पहुंच जाए और फिलिस्तीनियों को आज़ाद फिलिस्तीनी रियासत का ख्वाब उनका पूरा हो जाए। और ये जो जुल्म सितम हो रहा है, इतना जुल्म सितम कि अस्पतालों तक जो है ना वो ईंधन की सप्लाई, वो मसलन गैस की या ऑयल की सप्लाई नहीं जाने दे रहे, और जनरेटर भी काम करना छोड़ गए, और बच्चों की तस्वीरें देखते हैं दिल दुखता है, आंखों में आंसू आते हैं। बिल्कुल सही है। और अपनी दूसरी बात की आपने मियां नवाज शरीफ साहब की, तो मुझे थोड़ी सी आवाज आपकी सुनाई कम दी है, और ओवरऑल जो आजकल बातें हो रही है उसी अंदाजे से आपने बात की है। तो सबसे बड़ी खुशहाल बात यह है कि मियां साहब पाकिस्तान में तशरीफ लाए और लोगों ने उनकी आमद पर भरपूर एक अच्छे एतमाद का इजहार किया और बड़ा कामयाब जलसा रहा। उस पर उंगलियां उठा रहे हैं या तो एतराज कर रहे हैं, हर किसी का अपना हक है, मगर उसमें जो पॉजिटिव चीजें उनको नजर आती है वो तो पॉजिटिव समझे। बाकी मुफाहमत की बात हो रही थी, मौलाना फजल रहमान साहब की आपने बात की है। देखिए पाकिस्तान जो 2018 के इलेक्शन के बाद जो पाकिस्तान 2022 तक अदम एतमाद तक या 23 तक है, वो पाकिस्तान आज मुख्तलिफ, उस मुख्तलिफ पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए, हालात को मद्देनजर रखते हुए, सियासी तौर पर, माशी तौर पर, खसूसी तौर पे
तो ये मफाहमियत की सियासत, इलेक्शन अपना अपना, हाँ। मुकाबला इलेक्शन में अपना अपना, मफाहमियत की सियासत जो है वो पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, इस पर तफसील से मैं आपसे बात करती हूँ। आपने कहा कि मुकाबला अपना अपना और मफाहमत की सियासत मईशत के लिए, ये कैसे साइड बाय साइड चलेंगे? आपसे इस पर राय लूंगी। शर्मिला को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। शर्मिला साहिबा से पहले कॉमेंट ले लूँ। बिल्कुल, मैं आपकी तरफ आती हूँ, तफसील से इस पे बात करते हैं। शर्मिला साहिबा, इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी भी ये शिकायत करती हुई नजर आ रही है कि मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। नैयर बुखारी साहब ने कहा कि मैं खबरदार कर रहा हूँ निगरान हुकूमत को कि किसी भी जमात की हिमायत ना करे, सपोर्ट ना करे। क्या आप लोगों को शकूक व शुबहात हैं? क्यों आप लोगों को लगता है किसी की सपोर्ट हो रही है? शुक्रिया यास्मीन। देखिए, अब तो पीपल्स पार्टी क्या, अब तो पूरा मुल्क देख रहा है कि किसकी हिमायत हो रही है, किसको स्टेट प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तमाम मामलात अब इस कौम के सामने है, कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। पहले हम बात करते थे और हम इशारा भी देते थे और बाकायदा हमने इस बात पे एहतजाज भी किया कि एक जमात को फेवर की जा रही है। वो जमात तो तारीखें दे रही थी इलेक्शन की, हालांकि काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है जिसने आज तक तारीख नहीं दी। उसी शख्सियत के लिए इलेक्शंस भी डिले किए गए। अब इशू ये है कि आपने जो देखा, जिस तरीके से मियाँ साहब आए, उनकी वापसी खुश आइन बात है, बिल्कुल आना चाहिए था, बहुत पहले आ जाना चाहिए था। सदर जरदारी साहब तो हमेशा से ये कहते रहे कि मियाँ साहब को आना चाहिए और पाकिस्तान के सियासी मंजर के अंदर अपना कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि वो आए, उनका प्रोटोकॉल हुआ, जिस तरीके से उनके बायोमेट्रिक्स हुए और जिस तरीके से फिर उनकी सज़ा को मुअत्तल किया गया, तो ये किसी आम कैदी, आम शहरी के लिए तो ये मामलात नहीं होते ना। और अब अगर पूरी पंजाब गवर्नमेंट जो है वो उनकी सपोर्ट में है, तो फिर तो ये किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड हुई? ये न्यूट्रल सेटअप तो नहीं हुआ ना। वो कह रहे हैं हमारा जलसा बड़ा ऑर्गेनिक था, लोग अपनी मर्जी से आए। कौन सी पंजाब हुकूमत, कौन सी इंतजामिया, नून लीग तो बिल्कुल आपको पता है वो तो डिनाई करते हैं। वो कहते हैं हमें तो किसी ने सपोर्ट नहीं की। यास्मीन, मैं जलसे का जिक्र यहाँ नहीं कर रही कि वो ऑर्गेनिक था या नहीं था या लोग लाए गए थे। मतलब बिरयानी से लेके ढोल धमाके से लेके जन्नत के टिकटों से लेके हर चीज़ बांटी गई। वो अपनी जगह, वो अलग चीज़ है, ठीक है। इन्होंने जिस तरह लोगों को ल्योर करना था वो अपनी जगह है। लेकिन आप देखिए ना, जिस तरह से मियाँ साहब आए, फिर सुप्रीम कोर्ट के बायोमेट्रिक स्टेट लाउंज के अंदर एयरपोर्ट के ऊपर हुए, फिर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी सपोर्ट कर रही थी, उनको प्रोटोकॉल दे रही थी। फिर पंजाब गवर्नमेंट ने अभी उनकी सज़ा मौतरी, तो फिर ये क्या है? न्यूट्रल सेटअप का तो ये काम नहीं है ना। ठीक है, न्यूट्रल सेटअप को लाने का मकसद क्या है? आइन के अंदर व्हाट डज अ न्यूट्रल सेटअप डू? वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करते हैं। वो किसी शख्स या किसी जमात को असिस्ट नहीं करना चाहिए उनको। ये हमारा एतराज़ है और ये पूरी कौम ने देखा। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। यास्मीन, आप बड़ी समझदार और बड़ी ही कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट हैं। यू सॉ दिस योरसेल्फ, सबने देखा। मैं तो क्या, मेरी जमात तो क्या, इस वक्त पूरा पाकिस्तान इस पे तबसरा कर रहा है। बात आप कह रही हैं कि लाडला कौन है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। वो कह रही है, आप कह रही हैं लाडला कौन है, हर किसी को नजर आ रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड। रजवाना साहब, ये जो बायोमेट्रिक्स का मामला है, इस पर तो वैसे भी बड़ी तनकीद हुई कि पहले मियाँ साहब खुद मुल्क में मौजूद ही नहीं थे, उनकी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है, उनको बेल मिल जाती है, वो वापस आके बायोमेट्रिक करते हैं, वो भी VIP लाउंज में टीम जाती है बायोमेट्रिक करने के लिए। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब को व्हील चेयर के ऊपर बिठाकर भी ये कहा जाता था कि आपको आना है बायोमेट्रिक, जब तक आप इन पर्सन पेश नहीं होंगे कोई भी बात आगे नहीं बढ़ सकती। ये सारी रियायतें मिल रही हैं, तो कैसे नून लीग कहती है कि कोई सपोर्ट नहीं है या कोई लाडलापन नहीं है या किसी किस्म की कोई वो नहीं, प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा मियाँ साहब को? प्रोटोकॉल तो साहब का वजीर आजम है, ठीक है जी। वो प्रोटोकॉल साहब का वजीर आजम को ही मिलता है। अब भी साहब का वजीर आजम है, हमारे शहर में साहब का वजीर आजम है, उनका प्रोटोकॉल हम देखते हैं, वो प्रोटोकॉल मिलता है। उनके खिलाफ भी केस चल रहे हैं, हमारे मौसन है, हमारे दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लेता, हम रोज देखते हैं, फंक्शन में जाते हैं, प्रोटोकॉल मिलता है, उस पर तो बात नहीं होती। उनके खिलाफ भी मुकदमात चल रहे हैं, उन पर मुकदमात जो चल रहे हैं मैं समझता हूँ वो झूठे हैं, गलत है। उनको भी विक्टिमाइज किया गया, उनको भी वजारत उज़्मा से हटाया गया। हमने तो कभी बात नहीं की, ये झूठी बातें हैं। पाकिस्तान का इशू ये नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वजीर आजम साहब का वजीर आजम को प्रोटोकॉल तो नई बात की है। मैंने अभी आपको जो मिसाल दी है वो आप कभी ऑब्जर्व करा लें और कर लें, ठीक है जी।
इसलिए वो blowing hot and cold in the same breath, वो अच्छा नहीं। आप जिसका इशारा, जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मुझे अंदाजा है आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन सर सवाल करने का मकसद यहाँ पर ये है, सुनिए ना, मैं तो एहतराम के साथ कर रहा हूँ, मुझे उसमें कोई ना मैं एतराज कर रहा हूँ ना मैं कुछ कर रहा हूँ, सिर्फ याद दहानी के लिए बात कर रहा हूँ। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल में तो फर्क होता है ना, इतना तो आप भी सीनियर सियासतदान हैं। सुन तो लेना, वो फिर कभी देख ले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स के, इनके प्रोटोकॉल देख लें, बाकी मैं अब नाम नहीं लेता, ये मेरा कोई इशू नहीं है। चले बायोमेट्रिक पे आ जाए सर, लाउंज में बायोमेट्रिक क्यों कराया गया, छोड़ देते हैं प्रोटोकॉल। आपने आपका सवाल सुन लिया है जी जी। बायोमेट्रिक जो जरा थोड़े मतलब एक रिस्पेक्टेबल लोग होते हैं, उनकी तो बैंक वाली बायोमेट्रिक घर आके लेते हैं, हमारी ले जाते हैं। आप शनाख्ती कार्ड बनवाने जाते हैं, बाद में जानने वाले जो शनाख्ती कार्ड वाले बायोमेट्रिक घर से भी ले जाते हैं। दूसरी बात यह है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो अगर आप तहसीलदार के सामने, रजिस्ट्रार के सामने आप नहीं जा सकते, तो एक कमीशन मुकर्रर होता है, वो आपके घर आके बयान ले जाता है कि आर यू गोइंग टू सेल दिस प्रॉपर्टी। तो ये एक प्रोसीजर है, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। कोई अचंभे की बात नहीं। रजवाना साहब, फिर मुझे इंटरप्ट करना पड़ता है, आप बहुत सीनियर सियासतदान भी हैं और माहिर कानून भी हैं। सर, एक कन्विक्टेड मुजरिम में और कोई एक शख्स, एक सिविलियन जो कि प्रॉपर्टी खरीद कर रहा है, उसमें कोई फर्क तो होता है ना सर? सुन तो लेना, मेरी बात से आपने डिफर ही करना है तो फिर मेरे पास तो कोई इलाज नहीं है। नहीं, मैं सवाल कर रही हूँ सर, डिसएग्री तो खैर। मेरी बात सुन लेना। हाँ। अगर मैं आपको जवाब आपकी इत्मीनान के मुताबिक नहीं दे सकता तो आपने कोई एग्जामिनर का रोल तो नहीं अदा करना। यू हैव पुट मी अ क्वेश्चन, I am giving my answer, I am giving my justification. It may be or may not be acceptable to you or anybody else. ठीक है जी। अब बायोमेट्रिक को इशू बना के वो एक पॉलिटिकल माइलेज ली जा रही है। अल्टीमेटली तो अदालत ने ही फैसला करना है। बायोमेट्रिक से क्या हुआ, तो उनको जमानत मिल गई, उनको कोई अदालतों से बरी हो गया। एक छोटी सी बात को एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है, एक ग्राउंड बनाया जा रहा है, जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं ना, उसी को डिस्टर्ब किया जा रहा है। वो जी बायोमेट्रिक हो गए तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है जी, वो जी उनको जमानत मिल गई, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है जी। वो अदालतों का मसला है, मिलती रहती है जमानतें, इन एब्सेंशिया भी मिलती रहती है। टिल द टाइम ही लैंड्स, ही कम्स इनटू पाकिस्तान, ही शुड नॉट बी अरेस्टेड। कई मिसालें हैं। अगर हम अपने बायस्ड व्यू से अपने एक मुखालिफ सर, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आके इस पे मजीद बात करती हूँ। आपने कहा कि आपकी एक्सप्लेनेशन है, जस्टिफिकेशन है, लेकिन अभी आपने खुद भी जो मैंने मिसाल दी उसको उस तरीके से फिर आपने जवाब नहीं दिया, इसलिए सवाल मैंने किया। इमरान खान भी सर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, फिर अगर प्रोटोकॉल की बात है तो उधर भी अप्लाई होना चाहिए था। बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे नवाज शरीफ साहब की वापसी और बहुत सारे मामला जैसे हुए उनको लेकर जो तनकीद हो रही है। थोड़ा सा शर्मिला अगर गुफ्तगू को आगे बढ़ा लूँ मैं, ये जो मफाहिमत की बातें हम सुन रहे हैं, आवाज़ें उठ रही हैं, पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा खुद भी मफाहिमत की बात की है, लेकिन अगेन सवाल यहाँ पर यह करना चाहती हूँ कि सियासी जमातें जब इंतखाबी मैदान में उतरती हैं तो आप लोग एक दूसरे के मुखालफीन होते हैं। अब ये इंतखाबी मुखालफत और मुफाहिमत ये साथ साथ कैसे चलेगी? एक तो ये एक दो किरदार भी हैं जिन्हें हम देख रहे हैं। दुरानी साहब की फॉर एग्जाम्पल आप मिसाल ले लीजिए, जो कि आगे बढ़ रहे हैं, वो कहते हैं जी हम मफाहिमत कराएंगे। ये जो आइडिया है मफाहिमत का, जो मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी आ रहा है, दुरानी साहब की तरफ से भी आ रहा है, कैसे देखते हैं इसको आप लोग? ये मुझे पूछा आपने, शर्मिला साहिबा, अगर आप इस पे कमेंट कर देते हैं। अच्छा, देखिए याशवीन, मफाहमत अपनी जगह है। मुल्क के जो सियासी या मौशी हालात हैं उसमें हम एक दूसरे से नहीं लड़ सकते। हमने इलेक्शन लड़ना है, एक दूसरे से नहीं लड़ना। लेकिन अगर इलेक्शन से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई तमाम जमातों को और किसी को फेवर दिया गया तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पॉसिबल नहीं है। सबसे अहम चीज़ ये है कि इस वक्त जो मुल्क के मौशी और सियासी हालात हैं उसमें हम इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल हमें एक दूसरे के साथ तो चलना है। लेकिन जहाँ पर कोई एक्सेस हो रहा है, जहाँ पर कोई किसी को अनड्यू फेवर दिया जा रहा है, तो वहाँ तो हम एहतजाज करेंगे ना। वहाँ तो हम अपनी जो गुजारिश है और अपनी जो रिजर्वेशंस हैं उसको तो हम बिल्कुल रजिस्टर करेंगे। बिकॉज अगर आप किसी, अच्छा देखें, हम पहले ये बात कहते थे और अब इस बात बिल्कुल ये तय हो चुकी है विथ एविडेंस कि जब हम कहते थे कि फेडरल इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर जो 4-5 वज़रा बैठे हैं उनका इंतहाई करीबी ताल्लुक है PMLN के साथ।
और वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सपोर्ट करेंगे, उनकी तरफ उनका रुझान होगा। वो आज साबित हो गया है ना, आपके सामने है। साबित कैसे? जिस तरीके से जहां मियां साहब जा रहे हैं, उनको स्टेट प्रोटोकॉल मिला। देखिए, अगर वो सिर्फ साबिक वजीर आजम होते तो उनको स्टेट प्रोटोकॉल मिलता या एज एन एक्स प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल मिलता, हमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन इस वक्त ऑलरेडी वो एक यू नो ही इज अ कन्विक्टेड प्रिजनर। वो जब गए थे यहाँ से, जब भी वो जेल से सीधा लंदन गए थे और जब वापस आए तो भी जब तक उनकी सजाएं खत्म नहीं हो जाती, उनके मुकदमा खत्म नहीं हो जाते, ही इज नॉट अ फ्री मैन। सो इस मुल्क में आप मुझे बताएं कौन से कन्विक्टेड पर्सन को या कौन से कैदी को इतने एक्सेस दिए गए हैं या इतने फेवर दिया गया है? लेकिन देखिए ना, रजवाना साहब ने अभी कहा ना, उन्होंने कहा कि छोटे से बायोमेट्रिक को लेकर ग्राउंड बनाया जा रहा है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये तो छोटी मोटी चीजें वैसे आम लोगों के लिए भी सहूलत फराहम कर दी जाती है। याश्वीन, ये छोटी बात नहीं याश्वीन, ये छोटी बात नहीं है। इसके अलावा आप देखिए, पंजाब गवर्नमेंट ने जिस तरीके से उनकी सजा मौतल सस्पेंड करी है ना। नहीं, लेकिन देखिए ना, क्रिमिनल जो प्रोसीजर कोड है उसके तहत वो कर सकते हैं। कल भी बल्कि मेरे साथ बहुत सीनियर माहिर कानून थे, उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रही, मैं याश्वीन जी, उस्मान बुज़दार ने भी तो की थी। दिस इज नॉट बिजनेस एज यूजुअल ना। मुझे एक बात बताइए, मुझे बताइए, मैं ये नहीं कह रही कि वो गैर कानूनी काम किया गया। सेक्शन 401 CRPC के तहत उनकी सजा मौतल कर दी, लेकिन ये शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं है ना कि भाई की सजा मौतल कर दी। ये एक इंटरम सेटअप है, एक न्यूट्रल सेटअप है। मैं तो कहती हूँ पंजाब गवर्नमेंट जो है सबकी सजाएं मौतल कर, जितने भी लोग जेल के ना सबको छोड़ दें। एक स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर अ स्पेशल पर्सन, वो भी इलेक्शन से पहले, और जिस तरीके से वो आए हैं तो ये तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हलकों के अंदर, आप लोगों के हलकों के अंदर ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है इस वक्त के लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, सिस्टम नवाज शरीफ साहब के फेवर में टिल्टेड है। रफीक रजवाना साहब, इस तरह की सूरत हाल में, तो बहुत पहले से कह रहे हैं ना, बिल्कुल आप लोग पहले से कह रहे हैं, ये दुरुस्त बात है कि जब से इलेक्शन गवर्नमेंट गई है, रजवाना साहब, बिलावल साहब तो उस वक्त से कह रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का खतरा है। अब इस सारे माहौल के अंदर मियां साहब मफाहिमत की बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं सबसे मुलाकातें करना चाहता हूँ। कैसे आप समझते हैं कि मामला फिर बात जो है वो आगे चलेगी और आगे बढ़ेंगे? ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना, एक पॉलिटिकल माइलेज है, एक सियासी नारा है। हम किसी को रोक तो नहीं सकते। इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो गई है तो आफ्टर ऑल कोई पॉलिटिकल माइलेज के लिए कोई ना कोई बात तो करनी होगी। तो जो बात आई जहन में या छोटी मोटी बात सामने आई, उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड जो है कोई रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर करा लिया? क्या कोई इलेक्शन में धांधली करा ली है? क्या कोई पोलिंग बूथ पे हमने बेईमानी कर दी है या बक्सों में वोट डाल दिए हैं या पोलिंग स्टाफ को अगवा कर लिया है? ये तो बात है नहीं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड से मुझे नहीं समझ आती क्या मुराद है। अगर फर्ज किया उन्होंने तो बकौल पीपल्स पार्टी के दोस्तों का, मुहतरमा के, हमारी बेटियों की तरह है, तो ये जो हालात हैं इस पर बहस करने की बजाय लार्जर इशू पे बात करें। अच्छा चले, एक लार्जर इशू पे आपसे सवाल कर लूं रजवाना साहब, लार्जर इशू पे सवाल कर लेती हूँ कि नवाज शरीफ साहब, पीएमएलएन की बाकी सारी लीडरशिप, आप लोग इलेक्शन की बात करते हुए नजर क्यों नहीं आते? इलेक्शन की तारीख का मुतालबा करते हुए नजर क्यों नहीं आते? बिलावल भुट्टो साहब ने कल कहा कि जो इलेक्शन में ताखीर चाहता है वो इलेक्शन से फरार चाहता है। इस मुल्क में एक और नौयत का मार्शल लॉ इस वक्त लगा हुआ है। ये भी पॉलिटिकल माइलेज है जी। आपने इलेक्शन की बात क्यों नहीं की? इलेक्शन तो उन्होंने कह दिया कि जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पे पीपल्स पार्टी बैठी थी, मर्दमशुमारी का जो फैसला हुआ उसके बाद उन्होंने डिलिमिटेशन करनी थी। अब उससे स्किप कर जाएं वो और बात है। इलेक्शन टाइम पे कराना, इलेक्शन मुद्दत में कराना, मुद्दत बार कराना, इट इज एक्सक्लूसिव जॉब ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कोई सियासी पार्टी ना ही इलेक्शन को आगे ले जा सकती है, ना इलेक्शन पहले करा सकती है। तो ये एक नारा है कि इलेक्शन की बात नहीं की है। खुदा के लिए इन बातों को छोड़ दें। अगर इलेक्शन की बात नहीं की तो क्या मुराद है कि मियां नवाज शरीफ साहब या पीएमएलएन नहीं चाहती? हम लोग फील्ड के लोग हैं, हम इलेक्शन की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अभी थोड़े दिनों के बाद उन्होंने डिलिमिटेशन की अपीलों का फैसला करके उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर का प्रोसेस शुरू कर देना है और काम शुरू हो जाना है। बिल्कुल ठीक है, चले मेरे पास वक्त थोड़ा सा महदूद है, शर्मिला को भी शामिल कर लो इसी नुक्ते के ऊपर। जी आप कुछ कहना मुकम्मल कर लें सर अगर जल्दी से। जी मैं ये कहता हूँ प्लीज, ये उन्होंने इलेक्शन की बात नहीं की, लिहाजा इनके दिल में चोर इलेक्शन नहीं चाहते। खुदा के लिए वी आर रेडी, वी आर ऑन आवर वे टू द इलेक्शन। हम तो ये बात सोच ही नहीं सकते, तसव्वुर ही नहीं कर सकते। इसी बात को मैं कहता हूँ कि ये ऐसी बात है कि चाय की प्याली में तूफान खड़ा कर दो कि मियां नवाज शरीफ ने
इलेक्शन की बात नहीं की, इसका मतलब है कि वो इलेक्शन नहीं चाहते। चाय की प्याली में आप कह रहे हैं तूफान है कि वो इलेक्शन नहीं चाहते। इलेक्शन कमीशन का मामला भी खासा दिलचस्प है। शर्मिला, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को जो है वो इन्विटेशंस और उनको कह दिया गया कि अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा लें, तारीख का कोई अता पता नहीं है। बट स्टिल जो रजवाना साहब कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की जो भी तनकीद है, लेवल प्लेइंग फील्ड की तनकीद है, बिलावल साहब कहते हैं इस मुल्क में इस वक्त किसी और नौयत का मार्शल लॉ है, ये सारा कुछ ऑप्टिक्स के लिए है, ये सारा कुछ पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। यास्मीन, अब तक तो मेरा ख्याल है सब जानते हैं कि पीपल्स पार्टी ऑप्टिक्स के लिए कुछ नहीं करती। पीपल्स पार्टी बिलीव्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, हम आइन की बात करते हैं, ना हम उससे बाहर निकल के कोई बात करते हैं, ना हम कोई एक्सेस करते हैं। हम तो सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। और अब तो देखिए ना, ये सबके सामने बिल्कुल आया है कि किस तरीके से एक जमात को जो है एक्स्ट्रा फेवर्स दिए जा रहे हैं, किस तरीके से उनको अनड्यू एक्सेस दिया जा रहा है। ये सबके सामने कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। हमें कोई एविडेंस देने की या कोई इंसिडेंट कोट करने की जरूरत नहीं है। इट्स इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, दुनिया देख रही है। इसमें कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। करेंगे मफाहिमत के लिए या मुज़ाकरात के लिए, ये तो आईनी बात है। नहीं, नून लीग वाले अगर किसी किस्म के मुज़ाकरात के लिए, मफाहिमत के लिए अप्रोच करेंगे तो क्या रिस्पॉन्स होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? यास्मीन, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हमारा किसी से झगड़ा नहीं है। हाँ। हमने लड़ना है तो इलेक्शन लड़ना है। बिल्कुल ठीक है। हम चाहते हैं कि मियाँ साहब भी इलेक्शन की डिमांड करें, मियाँ साहब भी तारीख मांगें। हाँ। हम चाहते हैं इलेक्शंस हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। ये तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल और आईनी एक डिमांड है कि जी इलेक्शन की तारीख दें, लेवल प्लेइंग फील्ड दें और लोगों को फैसला करने दें। बिल्कुल ठीक है। हम तो कोई और चीज मांग ही नहीं रहे। बिल्कुल ठीक है। बड़ी डिमांड है, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इलेक्शन का मुतालबा करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की डिमांड करें। बहुत शुक्रिया आपका शर्मिला फारूकी साहिबा आपके वक्त के लिए। रफीक रजवाना साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे गजा के उन मजलूम बच्चों के हवाले से जिनके लिए ये इस वक्त खदशा है कि शायद उनकी सांसें गिनी जा चुकी हैं, क्योंकि अगर इनकी फरामी नहीं होती, अस्पतालों में इंक्यूबेटर्स और वेंटिलेटर्स बंद हो जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या मामला होगा, किस लेवल का क्राइसिस होगा, शायद हम अंदाजा नहीं कर सकते। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था कि ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ फ़लस्तीन और इजराइल एस्केलेशन के हवाले से। इस वक्त जो सूरत हाल है गजा के अंदर, वो अगर ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो कि ऑलरेडी जिसका आगाज़ हो चुका है और हमें लग रहा है कि वो डीपन होता जा रहा है, वो मजीद सूरत हाल वहाँ पर बिगड़ती जा रही है। क्या इस सूरत हाल से कोई वे आउट समझ में आता है कि नहीं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के हिस्से में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, माहिर हैं उमूर मशरिक़ वस्ता के, अल अरबिया टीवी से वाबस्ता है मंसूर जाफर साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर, बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन सबसे पहले ये जो हठधर्मी है इजराइल की, इसको किस तरीके से देखते हैं? अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की स्टेटमेंट आती है, वो उसके बाद कहते हैं ना तो अब कोई ऑब्जर्वर हम अंदर आने देंगे, अब हम अक़वाम मुत्तहिदा को मज़ा चखाएंगे। मैं समझता हूँ जी कि इससे बड़ा जो अक़वाम मुत्तहिदा के मैंडेट और उसके रेट को कोई चैलेंज नहीं आज तक किसी ने किया। और इसमें सिर्फ और सिर्फ इसराइल की हठधर्मी नहीं है, इसराइल के सरपरस्ते आला की भी हठधर्मी है। इसराइल जो है वो अपने पैरों पे या अपने बलबूते पे इस किस्म की एक्टिविटी नहीं कर रहा, क्योंकि इस वक्त जो इंटरनल पॉलिटिकल क्राइसिस है इसराइल के अंदर, और इसी तरीके से जो उनके फौजी मतलब क्वार्टर्स के अंदर जो क्राइसिस है, टोटल कमांड जो है इस वक्त सेंटकॉम के पास है। वही उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी बना रहा है, वही उनकी जो चीज़ें हैं, मतलब उनको लाओ लश्कर, तमाम जो उनको स्ट्रेटेजिक मूव्स जो हैं इस वक्त वो सारा वो इस वक्त से नहीं चला रहे हैं। यही वजह है कि आपको इस नौईद की स्टेटमेंट्स जो हैं वो सुनने को मिलती हैं। और मैं कहूँगा कि ये जो सबसे बड़ी शर्मनाक बात है कि हमारे मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान जो हैं वो फिर अमेरिका ही के पास जाके उसको कह रहे हैं कि जनाब आलमी ताकतें जो हैं वो इसको हल करवाएं। मीडिएशन की बातें, मीडिएशन की बातें, सोल्यूशन के बजाय मीडिएशन की बातें हो रही हैं। और उसमें भी इस नौइयत की मीडिएशन कि आप जब यानी जो फ़लस्तीन के सदर जो हैं वो फ्रांस के सदर से जब रामल्ला में मुलाकात करते हैं अपने हेडक्वार्टर में, तो वो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स उनके साथ डिस्कस करते हैं, हमास को दहशतगर्द करार देते हैं और कहते हैं कि ये लोगों की नुमाइंदा नहीं है, ठीक है। और जब आप तेल अवीव में उनके साथ मुलाकात करते हैं, किसी दूसरी जगह मुलाकात करते हैं, तो आपका मौक़िफ़, तो आप तो बेसिकली वो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी वेस्ट की है वो इस वक्त लेके चल रहे हैं कि आपने एक तंजीम को टारगेट कर रखा है। मैं यहाँ पे खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा रिजवान साहब को। आज उनकी एक पॉलिसी स्टेटमेंट आई है जिसमें दहशत तंजीम नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, फूड फॉर थॉट है उन पावर्स के लिए, यूरोपीय यूनियन के लिए, वेस्ट के लिए, अमेरिका के लिए, कि जो उन्हें, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने 2006 में अपना पॉलिटिकल मेटल प्रूव किया है। उन्होंने एक लेजिस्लेटिव इलेक्शन जीता, 75% नशिस्तें ली,
और पूरे का पूरा एक सेटअप चला के दिखाया। लेकिन 2007 में यही डिवाइड एंड रूल, यही फतह और हमास का क्राइसिस खड़ा करके एक लिहाज से गजा को एक एनक्लेव बना दिया गया और वेस्ट बैंक को जो है जिस तरीके से गजा पट्टी में रहने वाले लोगों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, ओवर डेकेड्स लगाया जा रहा है, हम देख रहे हैं। ये जो रिस्पांस आया मेरा ख्याल है ये बड़ा फितरी है। कभी ना कभी तो इस तरह आता है कि आप पीक कर जाते हैं सूरत हाल के अंदर। सवाल फिर भी ये करना चाहती हूँ बिफोर मूविंग ऑन कि इजराइल के साथ हुआ क्या? उनका तो बड़ा क्लेम है, उनकी बहुत बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। देखिए जी, वो तंग आमद बजाग आमद, तो ये उसी की एक लिटरल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो देखने को मिली है। और ये कोई रातों रात नहीं हुआ। हमास ने एक पूरा अपना होमवर्क जो है, पूरा अपना मिलिट्री स्ट्रेटजी और ये जो पूरा बाढ़ है इसको उन्होंने चप्पा चप्पा इसका उन्होंने स्कैन किया। उनके यहाँ पे तकरीबन 2 साल अपने राइट ऑफ रिटर्न के लिए वीकली प्रोटेस्ट होते थे इसी LOC, इसी बाढ़ पर। उन्होंने एक एक इसके वीक पॉइंट्स देखे थे कि कहाँ वो हिट कर सकते हैं, कहाँ उनकी कौन सी चीज़ें, और उन्होंने पूरी अपनी ये स्ट्रेटजी जो है यहाँ पे। और फिर जब उन्होंने देखा कि अब ये 50वीं सालगिरह का ओकैयन आ रहा है और इनका एक फेस्टिवल है, तो उन्होंने उस ओकैयन को गनीमत जाना। और एक उनको तरने वाला, आप कह लीजिए, बहुत सारे लोग वहाँ पे सिविलियंस मिल गए। मैं तो उन्हें सिविलियन इसलिए हाथ से नहीं कहता कि वो तमाम रिजर्विस्ट हैं, तमाम मिलिट्री ट्रेंड हैं और वो यहूदी आबादकार हैं और उन्होंने इनकी ज़मीन पर कब्जा किया हो, तो एक लिहाज से वो कॉम्पिटेंट हैं, वो जंगजू हैं, तो उन्होंने उन्हीं को टारगेट बनाया। और उस दौरान भी उन्होंने अपने, अभी देखिए कि जो रिसेंटली उनके हाथ से, उनकी कैद से जो लोग रिहा हुए हैं, ख़वातीन 80-83 साल की, उनका जो फीडबैक आ रहा है, मैं समझता हूँ वो दुनिया के मुंह पे तमाचा है कि ये वो लोग हैं कि जिनको आप सफ़ाई हस्ती से मिटाने, कि ये आपकी इन बूढ़ी ख़वातीन जो हैं इनको किस तरीके से पैम्पर करते रहे हैं। वो ख़ुद बता रही हैं कि हमें दिन में 2-2 बार आके डॉक्टर देखता था, हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखा गया। तो अदरवाइज तो ये लोग तो सिर्फ दुनिया के मुंह पे तमाचा लग नहीं रहा। मसला ये, और जो भी हम बात करते हैं ना इजराइल की हठधर्मी की, वो मेरे ख्याल है वेल फाउंडेड हठधर्मी है। अगर सारी दुनिया की कुव्वतें इस तरीके से आपके पीछे खड़ी हो तो आप हठधर्मी ही करेंगे। सवाल फिर वहीं आ जाता है कि दूसरी दुनिया क्या कर रही है। मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड ये करना चाहती हूँ कि इजराइल इस कॉन्फ्लिक्ट को अभी भी आगे ही बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। वो ऑन ग्राउंड इन्वेजन की बातें भी कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं जी वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगी, ये बात अब रुकेगी नहीं। तो ये वाकई ये बात कहाँ आपको रुकती हुई नजर आ रही है? देखिए, जहाँ तक तो उनकी ऑन ग्राउंड इंकर्जन की बात है, वो तो एक आप कह लीजिए दीवाने की बढ़ है। हाँ, करना होता तो अब तक कर चुके, क्योंकि ये जगह जो है 2005 में यही यहूदी बस्तियां खाली करके ये तशरीफ ले जा चुके थे यहाँ से। अगर इनमें इतना दमखम होता और अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते तो यहाँ रहते। और अब भी जिस तरीके से वो अपने मैकेनाइज्ड कॉलम को सिर्फ बॉर्डर के करीब ला रहे हैं, और ये जो मैं समझता हूँ जो इनसाइड एक खातून की रिहाई के बाद उन्होंने दी है कि गजा के अंदर नीचे ज़ेर ज़मीन बिल्कुल जिस तरीके से मकड़ी का जाला होता है, इस नौइयत की सुरंगें हैं जिनका कोई अता पता, कोई शुरू और आखिर नहीं पता। और इसराइल वो बुज़दिल फ़ौज है, वो बुज़दिल कौम है कि जो कभी भी गर्म जगह पे पाँव नहीं रखते। तो इसलिए ये वैसे ही ये सिर्फ डरावे या धमकावे, और उसके मुकाबले में ज़ाहिर है क्योंकि आप नर्व्स चेक करते हैं एक दूसरे की। तो जब हमास ने कहा कि हमारे पास 400-500 नहीं, हमारे पास 35,000 फाइटर अभी भी मौजूद हैं, तो आप तशरीफ लाएं, हम आपको वेलकम करेंगे। तो थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, आज का दिन बहुत क्रिटिकल कहा जा रहा है। अगर ईंधन की फराहमी नहीं होती, अस्पतालों में वेंटिलेटर्स, जनरेटर, सब कुछ बंद हो जाएगा। दुनिया को ये भी समझ में नहीं आ रहा कि इजराइल वैसे भी एक नंबर ऑफ सीरीज ऑफ वॉर क्राइम्स ऑलरेडी कर चुका है, और मेरा ख्याल है ये उनमें से सबसे बड़ा होगा। ये सबसे हीनियस क्राइम है और बिलखुसूस इसका शिकार वो लोग बन रहे हैं कि जो मासूम हैं, निहत्ते हैं, जो अपना दिफा नहीं कर सकते। आप देखिए कि रेबल्स में से छोटे छोटे बच्चों की जब बॉडीज निकलती हैं, उनमें से बाज मुस्कुरा रहे होते हैं, बाज के हाथ में फीडर पकड़ा हुआ है, और आप उनका नंबर देखिए कि वो इस वक्त 2,000-2,500 से सरपास कर गया है। इस वक्त तकरीबन जो टोटल कैजुअल्टी फिगर है उसका निस्फ ये है, और उसके बाद ख़वातीन की तादाद है, बाकी जो मर्द हजरात कहीं आगे पीछे, लेकिन वो भी फैटली इंजर्ड है। तो अब जो सूरत हाल वहाँ पे जो तेल का क्राइसिस पैदा हुआ है, वो सब मैं समझता हूँ कि इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का अपना जो वहाँ पे पूरा सेटअप है वो एट स्टेक है। जो उनके ऑनरवा के दफातर हैं, जो उनके रिलीफ एजेंसीज़ के दफातर हैं, जिनको बेसिकली ये कभी रेफ्यूजी कैंप के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सेफ हेवन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं फ़लस्तीनी, वहाँ पे पीने उन्हीं की तरफ से अपील जा रही है ना कि सारा कुछ खत्म हो रहा है। तो अब अभी कुछ देर पहले जो है कुछ मूवमेंट जो है उन्होंने पेट्रोल की शुरू की है, लेकिन वो ये समझते हैं कि ये पेट्रोल जो है ये शायद पता नहीं हमास वाले हम पे आग लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यानी इस कदर उनके सर पे हमास और उसका खौफ सवार है कि वो कोई भी ऐसी चीज़, यानी माजी में वो कहते थे कि हम खास डायमीटर की बड़ी पाइप नहीं अलाउ करेंगे क्योंकि वो रॉकेट बनाने के लिए। इजराइल से मोहब्बत अपनी जगह पर, दुनिया को फिर भी इस बात का इदराक नहीं हो रहा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये दुनिया को हर लिहाज से अफेक्ट करेगा। आपने IMF चीफ की स्टेटमेंट सुनी होगी, उन्होंने कहा जी कि ये तो एक इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर अब ये चीज जो है वो ट्रांसलेट होती चली जा रही है, तो माशी क्राइसिस भी है, सिक्योरिटी
चीज़ें मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे मीडिया में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, वो इनसाइड इजराइल स्टोरीज हैं, उनकी खासतौर पे जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, उनकी जो मिलिट्री का डीमोरलाइज होना है, यानी वो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं कि तुम फ्रंट लाइन पे जाओगे, तुम जाओगे। और सबसे बड़ी बात ये जो भी IMF के हेड की जो स्टेटमेंट आई है, ये तो मैं समझता हूँ वो जो आलमी जंग छोड़ने की बातें कर रहे हैं उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि आलमी जंग छेड़ के आपकी इकोनॉमीज पहले ही शैम्बल में हैं, पहले ही गिरी हुई हैं। यानी मिस्र को कहते हैं कि इन्होंने इसराइल को तस्लीम करके बड़े अपने हुन बरसा लिया। अब सूरत हाल ये है कि मिस्र की जो इकोनॉमी है इस वक्त सबसे ज़्यादा अरब दुनिया में अफरात-ए-ज़र का शिकार है। उनके साथ उर्दन जो है उनका हाल भी इससे बुरा है। और इसराइल क्या सोल्यूशन दे रहा है फ़लस्तीन का कि आधे जो है वो सहरा सीना में मूव कर जाएं और आधे दरिया उर्दन अबूर कर जाएं। तो वो उनके लिए भी क्राइसिस है जी, वो उनके लिए। और फिर आप देखिए कि इसराइल वो एक्सपेंशनिस्ट कंट्री है, उसके वो तोसी पंदना अज़ाइम है कि उसकी अभी भी कोई सरहद नहीं है। इस बात की कौन जमानत देगा, कौन सी आलमी ताकत के इनका पीछा करते हुए मिस्र नहीं दाखिल हो जाएगा? बिल्कुल, पहले भी हो चुका ना, या तो ना हुआ, माजी में भी ये सारा कुछ हो चुका है। वक्त खत्म हो गया, वरना इस पर मजीद जरूर बात करते, लेकिन लेट्स होप, आपने कहा कि पेट्रोल की मूवमेंट शुरू हो गई है, कि कम से कम ये जो एक बहुत बड़ा क्राइसिस इस वक्त सामने खड़ा है उससे कम किसी तरह से जो है वो जान छुड़ाई जा सके। बहुत शुक्रिया आपका मंसूर जाफर साहब, आपके वक्त के लिए। व्यूअर्स, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।